तो मैं आरएस की बात कर रहा था कि आरएस मतलब हर एक इंडिकेटर हो या फिर कुछ भी हो तो उसका एक कोर पर्पस है। तो जैसे आरएस में हमने 123 और 55 दो ले लिया, तो उसको हम ऐसे नहीं देखेंगे कि 55 पॉजिटिव हो रहा है और 123 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मैं इसमें एंट्री बनाऊं क्या? वो उसका पर्पस ही नहीं है। उसका पर्पस है सिर्फ कि वो आपको आउट परफॉर्मेंस बता रहा है वर्सेस निफ्टी बेंचमार्क, या फिर आप जो करोगे बेंचमार्क उसके रिलेटेड। आप समझो कि जिस टाइम पे निफ्टी नीचे जा रहा है, मान लो कि निफ्टी 8-10 दिन से नीचे गिर रहा है और 1-2 दिन उसका एक स्विंग अप हो गया या फिर होल्ड हो गया। उस टाइम पे जो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, मतलब निफ्टी 5-10% नीचे गया, जो स्टॉक 2-3% नीचे जा रहे हैं, उसने आपको आरएस पॉजिटिव बता दिया 55 बेसिस। अब होगा क्या, आपको लग रहा है कि यार ये तो आउट परफॉर्म करना चालू किया, लेकिन उसका ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ है? वो तो डाउन ट्रेंड में आउट परफॉर्म कर रहा है ना। तो गलती कहाँ हो रही है? हम उसको समझ रहे हैं कि यार आउट परफॉर्म कर रहा है मतलब ये मेरे को अच्छी एंट्री दे रहा है। ऐसा नहीं है। उसका पर्पस ही आउट परफॉर्मेंस है। वो डाउन ट्रेंड में भी आउट परफॉर्म कर ही सकता है। निफ्टी 5% गिर रहा है, आपका स्टॉक 3% गिर रहा है, तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है। या आप डाउन ट्रेंड में उसको ऐड करोगे तो वो गलत होता है। तो इसके लिए आपको अलग कुछ चीजें लगती है। अभी अलग कुछ चीजें लगती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको इंडिकेटर जोड़ देते हैं। मतलब आरएस बेस रखेंगे और फिर एमएसीडी आरएस है वो सब इंडिकेटर जोड़ेंगे। अभी वहां पे मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस ड्राइव किस चीज से हो रही है? प्राइस तो मैनिपुलेट हो सकती है, तो डिमांड सप्लाई मैनिपुलेट नहीं हो सकता। आप डिमांड सप्लाई पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ प्राइस पे। प्राइस आपको लो रिस्क एंट्री दे देगी, लेकिन वो डिमांड सप्लाई के साथ अगर कंफर्मेशन में देगी तो ही आपको कुछ अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर प्राइस तो मैनिपुलेट हो सकती है। प्राइस ऐसा भी होता है ना, वॉल्यूम नहीं है और प्राइस ऊपर जा रही है, होता है। देखा बहुत बार हमने। तो वो तो फेक हो गया ना कि प्राइस ऊपर जा रही हो तो गिरना ही है उसको, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो अगर ये आप समझोगे कि नहीं मेरे को फोकस करना है, मेरा बेस जैसे आउट परफॉर्मेंस का बेस हो गया आरएस की, मैं उन्हीं स्टॉक में स्विंग्स ले लूंगा जिसमें आउट परफॉर्म हो रहा है बेंचमार्क को। तो वैसे आप स्विंग उसी में लो जिसमें डिमांड सप्लाई का कंफर्मेशन है। डिमांड का कंफर्मेशन है, वहां पे आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है, प्रीवियस डिमांड जोन से आ रहा है, डिमांड सप्लाई रेशियो पॉजिटिव है, और फिर उस टाइम पे जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो वहां पे लो रिस्क एंट्री के साथ आपको डिमांड का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो ही उसमें एंट्री लेने का फायदा है। अदरवाइज उसमें एंट्री लेने का मतलब ही नहीं बनता ना। ओके सर। तो ये तो बेस हो गया, मतलब ये बेस थॉट हो गया। अभी इस थॉट को समझ के आप आपका सिस्टम डेवलप करोगे ना, तो आपको मालूम है कि मेरे को कहाँ पे क्या देखना है और कहाँ पे किस। तो एक्चुअली सर मैं पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन सर मैं एक अपने टेम्पलेट पे स्टिक नहीं हो पा रहा हूँ। कभी लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा मुझे। देखो इसके लिए ये एक चीज होती है कि आप ना एग्जाम्पल में, ये चीज के लिए आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स रहते हैं ना, तो उनको मालूम ही नहीं है कि ब्रेकआउट काम कब करेगा और फेल कब करेगा। तो होता है 2-3-4 बार जब ब्रेकआउट काम करता है और फिर जब नहीं करता है ना 2-3 बार, तो वो ऐसा होता है यार मेरी सिस्टम ही गलत है, मेरे को वो पहले बता ही नहीं रही कि ये फेक होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अगर आप उस पर काम करो कि यार जैसे मैं स्टॉक अभी देखता हूँ, मैं एक स्टॉक का डिस्कशन किया था 1-on-1 कॉल में। तो वो क्या हुआ, वहां पे ले लिया है हमने नीचे, अब स्टॉक गया ऊपर 20-25%। अब लोग वहां पे घुस रहे हैं ब्रेकआउट के लिए, लेकिन वहां पे वो ब्रेकआउट काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए वहां पे वो कंसोलिडेट होना चाहिए। 25% के बाद एक कुछ जोन बनाना चाहिए, वहां पे लो रिस्क एंट्री कंफर्मेशन आपको मिलना चाहिए डिमांड के साथ, और फिर वो ब्रेकआउट काम करेगा। वो सीधा सीधा वहां से आया है और वहां पे बिना लो रिस्क एंट्री देके आपको अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको रिस्क तो बढ़ गई ना। इससे अच्छा तो आप दूसरी किसी ऐसी जगह पे ले लो जहाँ पे आपको डिमांड का कंफर्मेशन है और लो रिस्क एंट्री मिल रही है। और ये लो रिस्क एंट्री वाला जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग रिस्क देखते ही नहीं है। और रिस्क में जब भी बोलता ना, जब भी वो पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन पे आता है। अभी क्या होता है सिस्टम, अभी एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम 1 या 2 क्वार्टर्स साइडवेज चलेंगे या फिर वॉलेटाइल होंगे और फिर उसके बाद में एक ट्रेंड पकड़ेंगे। इसमें क्या होता है ना, जो अच्छे वाले स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा भाग जाते हैं। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि यार एक स्टॉक अगर मान लो एक दिन में 20% ले ले, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन है सब कुछ अच्छा है, तो मैं रिस्क कैसे मैनेज करूँ? ये तो लो रिस्क नहीं हुआ ना। तो लो रिस्क हो सकता है अगर आप पोजीशन साइज कम कर लो। आपका पोर्टफोलियो का साइज उतना ही, रिस्क उतना ही रहना चाहिए। आप ट्रेड में साइज एडजस्ट करो। तो इसके हिसाब से आपको अगर लग रहा है कि हाँ फिर भी ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मेरे को कुछ देके जा सकता है, तो ले लो, लेकिन रिस्क मैनेज। ओके। और फिर वहां पे अगर आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये सब होके फिर मेरा डिमांड सप्लाई मेरे को कंफर्मेशन दे रहा है लेने के लिए, देन इट इज गुड। मेन सर इम्पोर्टेंस डिमांड सप्लाई भी रखना है। डिमांड सप्लाई के सिवा है ही नहीं। मतलब आप
मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखो, आप इतनी बार सुनोगे कि डिमांड सप्लाई और उसका रेशियो, डिमांड सप्लाई है ना, लोग मतलब उसमें भी कंफ्यूजन करते हैं। सिंपल है समझने में, लेकिन डिमांड सप्लाई ही है और उसके रेशियोज ही है जो हमें एक कंफर्मेशन देते हैं। अभी बेसिक क्या है ना, डिमांड, नमस्ते बाबू, डिमांड सप्लाई जो है ना, उसमें मैं 6 मंथ 3 मंथ क्यों देखता हूँ और फिर 1 मंथ, क्योंकि 6 महीना इज 2 क्वार्टर पीरियड। अगर हम्म, 2 क्वार्टर पीरियड में ही आपका स्टॉक पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब उसमें कोई इंस्टीट्यूशन इतना हेवीली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कि वो उसको 6 महीने के एवरेज प्राइस को डिमांड में लेके, हम्म, फिर 1 क्वार्टर एंड फिर उसके बाद में 1 महीना, या फिर जो अपने टूल में है कि आप और शॉर्टर पीरियड का भी देख सकते हो, तो वो, लेकिन वो क्यों और कैसे देखना है, दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर कोई भी उठा के बोल देगा 200 EMA फॉलो करो, पूरा दुनिया फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीजन तो जानो कि क्यों 200 है, क्यों 204 नहीं है, क्यों 240 नहीं है। अगर 240 सेशन है पूरे साल भर में ट्रेड बनने में, तो 240 क्यों नहीं है, 200 क्यों है। हम्म, तो कोई भी चीज करो ना, तो उसके पीछे एक लॉजिक तो डेवलप करो, नहीं तो अंडरस्टैंड करो कि ये क्यों हो रहा है। तो ईएमए को हम 108 मानते हैं, क्योंकि 108 पीरियड जो है डेली का सेशन आपको 6 महीने का एवरेज प्राइस देगा। हम्म, 6 महीने का एवरेज प्राइस, ये लॉजिक हो गया ना कि ये मैं 2 क्वार्टर्स का डेटा देख रहा हूँ। तो ये लॉजिक आप ऐसा कुछ लॉजिक ढूंढो कि ब्लाइंडली किसी को कुछ भी मत फॉलो करो कि यार हाँ कोई बोल रहा है तो मैं फॉलो करूँ। ओके, उसके लिए कुछ सोचो तो कि ये डेटा क्या दे रहा है और वो डेटा हमें क्या एनालिसिस के लिए काम में आएगा। आई थिंक दैट विल हेल्प। ओके सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। ये हम पहले वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में स्टॉक क्वेरीज पे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द विक्स। इंडिया विक्स अभी भी 15 के ऊपर है, सो 15 to 18 जोन इज हाईली वॉलेटाइल। यहाँ पे स्टॉक्स में सिंगल स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, एसएल हिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। रिसेंटली निफ्टी ने एक स्विंग कंप्लीट किया है, उसका अपस्विंग, तो अभी साइडवेज है निफ्टी। तो यहाँ पे इस जोन में जो 15 to 18 वाला जोन है, तो उसमें बहुत सारी बार ऐसे होता है कि एसएल हिट हो जाएंगे, ब्रेकआउट्स काम नहीं करेंगे। तो आपको रिस्क मैनेज करके या फिर आपका जो पोजीशन है उसको रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे ट्रेल करके चलना चाहिए। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी ने यहाँ पे ये जो जोन था यहाँ पे दिस इज वीकली 24 EMA, ये हमें 6 मंथ्स एवरेज प्राइस देता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये वाला ये दो कैंडल जो है यहाँ पे, ये वाला एक प्रीवियस सप्लाई जोन था, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि यहाँ निफ्टी नीचे आए। सो यहाँ पे सप्लाई जोन को क्रॉस करके निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दिया। ये वीक में भी थर्सडे तक का डेटा दिखा रहा था कि ये शायद यहाँ से नीचे आएगा, बट कल बहुत अच्छी रिकवरी है, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है। लेट्स सी व्हाट इट डज। अगले 2 हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटी है। मेरे हिसाब से अगले 2 हफ्ते तक ये इसी जोन में साइडवेज में अगर रहता है, या फिर थोड़ा हल्का बहुत रिट्रेस भी करता है, तो भी बहुत अच्छी बात है, एंड देन इट विल गो अप। अभी तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये 2 हफ्ते साइडवेज पीरियड में रहेगा, क्योंकि इसने एक स्विंग कंप्लीट किया है। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। और फिर उसके बाद में ये सिर्फ सेंटिमेंट डेटा है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट सेंटिमेंट क्या है। इज इट गुड फॉर स्विंग ट्रेड, इज इट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी तो हम 6 महीने एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स आपको मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, और फिर उसमें ट्रेंचेस में इन्वेस्ट करना इज अ गुड थिंग। तो दिस इज CNX 100, इट्स ऑल्सो बिहेविंग द सेम लाइक निफ्टी। बस ये है कि इसने प्रीवियस सप्लाई जोन में है अभी तक, उसको क्रॉस नहीं किया है। निफ्टी 20 का डेटा इसके साथ देखेंगे। सो निफ्टी 20 का अगर डेटा देखेंगे, तो ये वीक लास्ट टू लास्ट वीक वाज कंफर्म कि यहाँ पे डिमांड के साथ ऊपर गया है। अभी यहाँ पे जो कैंडल भी बनी है और उसके साथ जो वॉल्यूम भी आया है, उसका एनालिसिस करेंगे, तो भले ही एक रेंज में कैंडल बनी है और इसको लगे कि ये डोजी कैंडल बनी है, इसके नीचे जाएंगे तो सेल ऑफ हो जाएगा, लेकिन वहाँ यहाँ पे ना वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम कम के साथ ये कैंडल बनी है, ये दिमाग में रखना जरूरी है। अगर यहाँ पे कुछ रिट्रेस भी होता है, तो देर इज नो वॉल्यूम वाइल कमिंग डाउन। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये इस जोन में आके वापस ऊपर चले जाए, या फिर जब ये यहाँ से रिट्रेस हो रहा है या फिर यहाँ से सेल हो रहा है, तो इसमें वॉल्यूम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि आप निफ्टी 20 को वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करो, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि अगर रिट्रेस हो रहा है तो उसमें सच में सेलिंग है, या फिर एक जस्ट अ रिट्रेसमेंट एंड इट विल बाउंस फ्रॉम हियर। तो ये निफ्टी 20 का हो गया डेटा।
देन इट्स अ लार्ज कैप इंडेक्स एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक CNX 100। इसने प्रीवियस सप्लाई जोन को अभी तक क्रॉस नहीं किया है। निफ्टी बीज है जैसे, वैसे बैंक बीज भी अपने सेम जोन में कंसोलिडेट भी कर रहा है, एंड इट हैज क्लोज्ड ऑन अ हायर साइड। इफ यू सी, अगर इसको लाइन बना के देखेंगे तो इट इज फर्स्ट टाइम इट हैज क्लोज्ड ऑन वीकली बेसिस ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। बाकी सब बाकी बहुत बार ये यहाँ पे आके रिट्रेस हुआ था, बट नाउ दिस हैज क्लोज्ड अबाउट, तो इट्स अ गुड थिंग, गुड साइन। ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है। तो इसमें ना मेरे को लग रहा है कि ये अभी भी इस प्रीवियस सप्लाई जोन में ही है। इसने लास्ट टू लास्ट वीक बहुत अच्छा ये दिया था, रिकवरी दिया था। इट हैज क्लोज्ड अबाउट इसका 6 मंथ्स एवरेज प्राइस, बट अभी भी ये जोन में है। सो देर आर स्टिल चांसेस कि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, नहीं तो थोड़ा रिट्रेस होकर ऊपर जाए। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन नेक्स्ट 2 वीक्स, क्या मूवमेंट देता है। निफ्टी मिड कैप ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। वाई आई से, बिकॉज यहाँ पे ना 3 हफ्ते वो 6 मंथ्स एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, होल्ड भी कर रहा था, और उसके बाद में ये उसने ये वाली कैंडल दी है, लास्ट टू लास्ट वीक वाली कैंडल, एंड दैट टू उसका प्रीवियस सप्लाई जोन था यहाँ पे एक छोटा वाला, तो वहां पे क्रॉस करके ऊपर दिया है, एंड दिस वीक इट्स होल्डिंग टू दैट लेवल। तो लेट्स सी, शायद यहाँ से अगर कुछ ऊपर जाता है तो निफ्टी मिड कैप वाले स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी आपको। ये निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स है, ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ एज अ ब्रॉडर इंडेक्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे भी सेम हुआ था कि 3 बार इसने कोशिश की कि 6 मंथ्स एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोज करे, बट क्लोज नहीं कर पाए। लास्ट टू लास्ट वीक इट हैपेंड कि इसने स्ट्रांगली क्लोज किया है, एंड नाउ दिस वीक इट इज होल्डिंग अप। अब लेट्स सी, यहाँ पे 1-2 हफ्ते अगर इसी रेंज में करके अगर ये ऊपर जाता है तो ब्रॉडली मार्केट सेंटीमेंट आपको चेंज होते हुए दिखेंगे, जो अभी भी चेंज है लेकिन कंटिन्यूएशन में। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। हमें फॉलोअप चाहिए या फिर हमें कंफर्मेशन चाहिए। सो जब भी सेकेंड टाइम होगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि या इट इज हैपनिंग। उसके बाद में अगर ये थोड़ा रिट्रेस भी होता है ना, इट विल बाउंस बैक। दिस इज फर्स्ट टाइम, सो यू कैन नॉट से कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो ये यहाँ यही से ऊपर जाएगा। हमें कंफर्मेशन चाहिए। दिस इज निफ्टी जूनियर। ये अभी जो डिस्कस कर रहे थे सेम बिहेवियर है कि ये प्रीवियस सप्लाई जोन में आया है, जो शॉर्ट सप्लाई है, इसके बाद में और एक सप्लाई जोन में जाएगा ये। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऊपर आया है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, एंड वी नीड मोर कंफर्मेशन ऑन दिस। बिटकॉइन का चार्ट, आई जनरली कीप इट की क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, सेम यहाँ पे 6 मंथ्स एवरेज प्राइस के ऊपर ये यहाँ पे ट्रेड किया, एंड देन एक हफ्ता होल्ड करके इट क्लोज अबाउट। तो अभी तो बहुत अच्छी तरह से उसके, और ये भी सेम है, अगर वीकली लाइन पे देखोगे तो फर्स्ट टाइम हैज क्लोज ऑन ऑल टाइम हाई। उसके बाद में मैंने सॉर्ट किया इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट वाले परसेंटेज चेंज के हिसाब से। तो फर्स्ट इज FMCG, जिसने वीकली कल बहुत अच्छा क्लोज दिया है। ये डेली बेसिस पे चेंज होता है, डेली बेसिस चेंज के हिसाब से, नॉट वीकली। लेकिन FMCG इज ऑल्सो होल्डिंग अप ऑन इट्स अबाउट इट्स 6 मंथ्स एवरेज प्राइस। ये बहुत हफ्तों से, मतलब 6 हफ्तों से क्लोज यहीं पे इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। अगर इसी जोन को वो क्रॉस करके ऊपर जाता है ना, तो देन वी हैव समथिंग टू सी इन दिस जोन। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीवियस सप्लाई जोन है, यहीं से रिट्रेस, यहीं से उसने एक बहुत बड़ा सप्लाई दिया था, इट वेंट अप, और इसी सप्लाई जोन से वो रिट्रेस भी कर रहा है या फिर रिएक्ट भी कर रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर वो इस सप्लाई जोन के ऊपर जाता है तो देन इट विल गो टू दिस सप्लाई जोन, ये वाला जो सप्लाई जोन है उस जोन में जाएगा, एंड देन इट विल कम डाउन। कंजम्पशन का चार्ट सेम लाइक FMCG, इट्स होल्डिंग अप इट्स अबाउट 6 मंथ्स एवरेज प्राइस बहुत वीक से, लेकिन ये ना आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। इट इज स्टिल नॉट गोइंग अबाउट दिस। तो देखते हैं कि क्या 1-2 हफ्ते में क्या उसके पोजीशंस बनते हैं या फिर क्या उसका बिहेवियर है। अनलेस इट क्लोजेस अबाउट दिस, ये ऊपर वाले जोन में नहीं जाएगा। सर्विसेज, हम लोग यही पे बात कर रहे थे कि वो 1-2 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी। यहाँ पे ये वाले कैंडल पे लगा था कि ये रिट्रेस होके नीचे आ सकता है, बट बहुत अच्छी रिकवरी लास्ट टू लास्ट वीक थी, एंड इवन दिस वीक इट्स होल्डिंग अप रियली वेल। तो ये, और शायद इंफ्रा की बात कर रहे थे हम कि इंफ्रा आउट परफॉर्म कर सकता है, तो ये तो आया है। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू कि जब भी ऐसा कोई सेक्टर एनालिसिस या फिर सेक्टर एनालिसिस में आपको पता चलता है कि ये सेक्टर में कुछ मूवमेंट आ सकती है, बहुत आसान तरीका है कि आप NSE के वेबसाइट पे जाओ और फिर वहां से आप
इंडेक्स अगर सिलेक्ट करोगे तो वो इंडेक्स में आपको नीचे स्टॉक्स दिखते हैं, तो आप उन स्टॉक्स को जाके एनालाइज कर सकते हो कि अगर कोई इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो उनमें से कौन से स्टॉक्स है जो ऊपर जा रहा है। इसके बाद में डिमांड सप्लाई एनालिसिस, लो रिस्क एंट्री, ये तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो करना पड़ेगा कंपनी एनालिसिस, लेकिन तरीका कि ये अगर इंडेक्स यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कौन से स्टॉक्स है जो वहां पे ऊपर जा रहे हैं, तो दैट विल गिव यू अ स्टॉक्स फ्रॉम दैट सेक्टर। मैं सेक्टर एनालिसिस सिर्फ सेंटिमेंट के लिए करता हूँ, मैं मेरा फोकस ज्यादा इंडस्ट्री एनालिसिस पे रहता है, क्योंकि एक सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर ऊपर जाता है तो उसमें से सब इंडस्ट्रीज ऊपर जाएंगे, तो यू नीड इंडस्ट्री फ्रॉम दैट सेक्टर कि कौन सी इंडस्ट्रीज है, और फिर उस इंडस्ट्रीज में से आप कौन से स्टॉक्स निकाल रहे हो, और फिर उस स्टॉक्स का एनालिसिस, उस स्टॉक्स का लो रिस्क एंट्री वाला पॉइंट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट इंडस्ट्री पे मेरा फोकस ज्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ सेक्टर्स। सो दिस इज डिविडेंड, मैं इसको ज्यादा फॉलो करता नहीं हूँ या फिर देखता नहीं हूँ, बट दिस इज ट्राइंग टू होल्ड अप अबाउट 6 मंथ्स एवरेज प्राइस। अगर ये यहीं पे होल्ड करता है तो देन इट विल गो अबाउ टू दिस सप्लाई जोन, पहले ही सप्लाई जोन तक जाएगा एंड देन इट विल गो। फिर है फाइनेंस, पहले से आउट परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंस एंड देन बैंक निफ्टी एंड देन अदर सेक्टर्स, तो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है कि अगर आप लाइन चार्ट पे जाके देखोगे तो इट इज फर्स्ट टाइम होल्डिंग अप इट्स ऑल टाइम हाई, क्लोजिंग ऑन ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिया था, बट टुडे इट्स अबाउ दैट आल्सो, तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है अगर मार्केट सेंटीमेंट सपोर्ट करेगा, तो ये दिन इट विल, दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग टू बी आउट परफॉर्म। ये आईटी इज बहुत बड़े फॉल के बाद एक रिकवरी आई है, इट्स ट्राइंग टू होल्ड अप हियर, लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। हाँ, ये इंफ्रा का हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर होल्ड करके ऊपर जाता है तो इट विल आउट परफॉर्म, तो ये एग्जैक्टली बिहेव किया कि यहाँ पे उसने एक हफ्ता होल्ड किया, ऊपर गया एंड देन इट रिट्रेस, यहाँ पे एक सिर्फ हल्का रिट्रेसमेंट था, बट इट इज क्लोजिंग अबाउट दैट सप्लाई जोन, नाउ इट इज इट इज अप्रोचिंग दिस जोन, इट इज अप्रोचिंग दिस सप्लाई जोन, तो एक बार ये अगर यहाँ कहीं पे जाता है तो एक रिएक्शन आके देन इट विल गो अप, लेकिन ये स्लोली ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बिहेवियर तो ऐसे दिख रहा है कि एक फास्ट मूवमेंट नहीं है, बट इट्स ग्रेजुअली ग्रोइंग अप, तो देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है अगले 2 हफ्ते में। अगर ये जब तक ये लेवल ये होल्ड करके रख रहा है ना, तो इट्स इन अ गुड शेप, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा फॉल हो सकता है, बिकॉज एक होता है कि एक प्रीवियस सप्लाई जोन है, ये प्रीवियस सप्लाई जोन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, सो अगर मेंटालिटी या फिर साइकोलॉजी देखेंगे तो बायर्स को अट्रैक्ट किया है कि हाँ, ये एक प्रीवियस सप्लाई जोन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एक अच्छी बाइंग हो सकती है। नाउ ये वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्टर, इसमें जाके आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स है, कौन से इंडस्ट्रीज है, एंड देन यू नीड टू डू दैट एनालिसिस। बैंक निफ्टी, बैंक बीज में हमने देखा इट्स एग्जैक्टली बिहेविंग की फर्स्ट टाइम क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर रहा है ऑन अ वीकली बेसिस, अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लोजिंग है, और इस रेंज में यहाँ पे 2 बार बेसिक सप्लाई आया है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सप्लाई आके नीचे गया एंड देन इट इज स्टिल होल्डिंग अप अबाउट दिस लेवल। यहाँ पे सब लोगों को लगा था कि ये सेल ऑफ आ सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ी वीक बनी है, सेल ऑफ आ सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ से वापस ऊपर क्लोज करा एंड इट इज होल्डिंग अप, इट्स द सेकेंड वीक इट्स होल्डिंग अप दिस लेवल। तो मार्केट सेंटिमेंट चेंज होने के टाइम पे फर्स्ट मूवर्स विल बी दिस गाइस, फाइनेंस हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इंफ्रा हो गया, ये सब जो है ये पहले भागेंगे, दे आर ऑलरेडी लीडिंग द मूवमेंट। एनर्जी में देखेंगे तो सेम कि यहाँ पे उसने होल्ड करने का कोशिश किया था, इट केम डाउन, बट नाउ इट इज होल्डिंग अप अबाउट 6 मंथ्स एवरेज प्राइस, लेट्स सी हाउ इट गोज अप अबाउट दिस लेवल। यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी वाले स्टॉक्स थे जिसमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जो फॉल हुए थे और जो होल्ड अप कर रहे थे उसमें बहुत बड़ी मूवमेंट भी देखने को मिली थी। आइनॉक्स ग्रीन वाज वन ऑफ देम। CNX मेटल इस जोन में पहले से स्ट्रॉन्ग था, नीचे आया, नाउ इट इज अगेन इन दिस जोन पर्टिकुलरली। अगर ये ट्रेड वॉर नहीं होता ना तो मेटल हमें इस जोन में कहीं पे देखने को मिलता। आई थिंक मेटल जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा ना, वी कैन सी अगेन मेटल विल बी आउट परफॉर्मिंग फ्यू अदर सेक्टर्स। सेम कमोडिटी है, कमोडिटी में एक बात अच्छी है कि ये बहुत दिनों से 6 मंथ्स एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोज कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा था, नाउ इट इज क्लोजिंग अबव ऑल दिस लेवल, क्लोजिंग अबव ऑल दिस जोन बेसिकली, तो इस जोन के ऊपर क्लोज कर रहा है। लेट्स सी कि अगर ये इस जोन में कहीं पे जाता है क्या, एंड देन वी कैन हाउ वी कैन फाइंड स्टॉक्स फ्रॉम दैट सेक्टर।
एमएनसी एक हफ्ता यहाँ पे क्लोज किया है, सेकेंड वीक इट्स ट्राइंग टू होल्ड अप दिस लेवल। देखते हैं कि इस सप्लाई जोन को कैसे रिएक्ट करता है, वेदर इट इज कमिंग डाउन और फिर ऊपर जाता है, या फिर यहाँ इसी जोन में 2 हफ्ते 3 हफ्ते होल्ड करके ऊपर जाता है, तो देन दैट विल बी अ गुड साइन। मीडिया वाज वेरी वीक ट्राइंग टू रिकवर, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रांग रिकवरी है नहीं। इट हैज दिस जोन जहां से ये इसने पहले रिसेंट वाला भी देखेंगे तो ये सप्लाई जोन था जहां से इसने बहुत बड़ा फॉल दिया था। तो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ से अगर स्पीड में ऊपर भी जाता है तो इट हैज दिस सप्लाई जोन एंड देन सेकेंड इट हैज दिस सप्लाई जोन, ये वाले। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पे कुछ रेट्रेस या फिर कंसोलिडेशन होगा। अगर फिर भी उसको वहां से ऊपर जाना है तो देन इट विल ट्राई टू गो अबाउट दिस लेवल टू दिस पर्टिकुलर जोन, उसके बाद में ऊपर है। बट ओवरऑल इट्स वेरी वीक in terms of compared to other sectors. PSU बैंक एक्चुअली द थॉट वाज कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो उसके साथ ये वाले भी PSU बैंक्स भी ऊपर जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मेरे को लगा था कि ये 2 हफ्ते में यहाँ पे एक्चुअली ये जो कैंडल बनी थी इसके बाद में मेरा एनालिसिस ये था कि ये ठीक है एक कैंडल बनी, बट दिस जोन यहाँ पे होल्ड करना चाहिए था, वो होल्ड नहीं किया, वो रिट्रेस करके अभी यहाँ पे आ रहा है। तो ये लैगिंग में जा रहा है। इट स्टिल हैज कि ये लेवल के ऊपर वीकली क्लोज बने, फिर वो इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोज बने एंड देन वीक जाए, तो थोड़ा सा ये लैगिंग हो सकता है कंपेयर टू व्हाट फाइनेंस एंड बैंक निफ्टी इवन इंफ्रा डूइंग। रियलिटी वीक था, 2 हफ्ते हो गए इसको यहाँ पे 6 मंथ्स एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी हाउ इट होल्ड्स अप दिस लेवल। यहाँ पे अगर ये इस जोन में 2-3 हफ्ते होल्ड करके ऊपर जाता है तो देन यू हैव दिस जोन, तो वहां पे एक मूवमेंट मिल सकती है। ऑटो हैज कम टू दिस सप्लाई जोन अगेन। अब यहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट थी, बट देन यू ऑटो नीड टू होल्ड अप दिस लेवल, ये लेवल को होल्ड करे एंड देन फिर इसके ऊपर क्लोज करे। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो इट इज ऑलमोस्ट 30 बार, मतलब 6-7 महीने का डेटा हो गया, 6-7 महीने के प्राइस के ऊपर वो क्लोज ट्रेड करना शुरू करेगा। सो देन यू विल सी सम मोमेंटम टू दिस लेवल। एंड लास्ट इज फार्मा, भी सेम है कि ये जोन में वो कंसोलिडेट कर रहा है या फिर वो ट्रेड कर रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग अप, ट्राइंग टू होल्ड अप इट्स 6 मंथ्स एवरेज प्राइस। देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अभी ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे फार्मा हो गया। अभी फार्मा में लैब्स आते हैं, फार्मा कंपनीज आती है, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट देने वाले कंपनीज आती है, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि फार्मा ठीक है, फार्मा सेक्टर लेट्स से लास्ट वीक हम एनालिसिस कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छी कैंडल क्लोज दी है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो वहां से ऊपर जाए, लेकिन लैब्स वाले स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छा कर रहे थे, बाकी स्टॉक्स थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे थे। तो दैट्स द रीजन यू नीड टू फोकस ऑन द इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ द सेक्टर्स। तो सेक्टर का एक ओवरऑल सेंटिमेंट ले लो, बट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मूवमेंट होना या फिर उसका एनालिसिस करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज कि सेक्टर एनालिसिस में क्या थॉट होना चाहिए, देन इसके बाद में आप जाके इंडस्ट्री एनालिसिस करो। वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट। मैं इंडस्ट्री आई विल गो टू स्टॉक हेल्थ शॉर्ट। इंडस्ट्री पे जाके ना आई ऑलवेज देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ डेली एंड वीकली, अगर आप इसमें देखोगे तो, बट आई जनरली गो ऑन वीकली एंड देन आई एनालाइज एवरी इंडस्ट्री। मैं इसमें भी आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। इट्स ओके कि लिस्टिंग दे कि ये वीक में टॉप 5 इंडस्ट्रीज कौन सी थी परफॉर्म करने वाली, जो लीडिंग में हो, इंप्रूविंग में हो। सो दोज आर द इंडस्ट्रीज। बट हाउ आई पर्सनली डू इट कि मैं पहले तो ये फिल्टर लगाता हूँ कि मेरे को 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम चाहिए, नॉट 10 डेज। देन 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का मेरे को डिमांड सप्लाई रेशियो चाहिए, एंड देन गो एंड ये मैं लगाता नहीं हूँ, बट आई स्टिल कीप कि अगर लगाना ही है तो 108 ये मिलेगा। आई सेव दिस फिल्टर, मैं इसको क्लोज करता हूँ, एंड देन दूसरा नीचे जाके आई ओनली डू दिस की मार्केट कैप में 1000 या फिर 500 के ऊपर चाहिए, 500 के ऊपर चाहिए। इसके बाद में ना मेरा एक एनालिसिस है कि मैं सबसे पहले इसको लगाता हूँ, ये आरआरजी क्वाड्रेंट है ना, इसमें इंप्रूविंग वाले में लगाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा सेव हो गया, फिल्टर सेव हो गया। अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि कौन सी एक करके, जैसे एयरलाइन है, एयरलाइन में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक
डिमांड का पॉपअप दिखा, यहाँ पे डेवलपमेंट होते हुए दिखा, फिर ये 20 और 50 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, देन यू सी द ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ दिस डिमांड, देन यू सी कि यहाँ पे आउट परफॉर्म भी कर रहा है। सो व्हाट यू हैव कि आपका ट्रेंड भी आपको कंफर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आपका डिमांड सप्लाई भी आपको कंफर्म कर रहा है, इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, एंड देन आउट परफॉर्मेंस। सो व्हेन दिस हैपेंस, कभी कभी क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि आउट परफॉर्मेंस बाद में आए, पहले डिमांड आया, उसके पहले इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से ऊपर चली जाए। तो आपको बिहेवियर देखना है कि मेरा ये जोन में कौन सी इंडस्ट्री है जो मेरे को, जहां पे मेरे को स्टॉक्स मिले, तो आगे आपको ये रैली मिल सकती है इंडस्ट्री की। अगर इंडस्ट्री इतना रैली कर रही है तो आपके स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग वाले हैं जो डिमांड में है, तो वो आपको इससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। दैट्स हाउ आई बेसिकली डू। तो मैं ये जो है ना, ये RRG वाला ये देखता हूँ, बिकॉज ये मेरे को इंप्रूविंग, लैगिंग और वो सब क्वाड्रेंट में बताता है। मैं इसमें ज्यादा मेरा फोकस है इंप्रूविंग वाले में, क्योंकि इंप्रूविंग वाले वो है जो लीडिंग में जाएंगे, जो इंप्रूविंग वाले हैं वो लीडिंग लीडर्स बनेंगे। तो मेरे को ऐसे चाहिए ना अभी, कि जो मेरे को अभी आज लो रिस्क एंट्री दे, तो वो इंप्रूविंग वाले हैं जो लो रिस्क एंट्री पॉसिबल करके दे सकते हैं। जो लीडिंग वाले हैं वो ऑलरेडी लीड कर चुके हैं, उसमें जो स्टॉक्स आपको लो रिस्क मिलेंगे ना, वो थोड़े से लेट आने वाले स्टॉक्स मिलेंगे, कि इंडस्ट्री ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रही है, इंडस्ट्री ऑलरेडी लीडिंग में चली गई है, और उसमें से आप लो रिस्क वाले एंट्री ढूंढ रहे हो, तो आपको क्या होंगे, जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी भाग रही है, लेकिन उसमें आपको ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं जो लो रिस्क मिल रहे हैं, मतलब वो थोड़े लेट आ रहे हैं, लेट परफॉर्म करना चाहती है। आपको इंडस्ट्री ऐसी चाहिए जो इंप्रूविंग है, जो अभी आपको अच्छा सेटअप बना के दे रही है। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि ये वाली इंडस्ट्री जो है, ये वाली इंडस्ट्री इस वाले जोन में, ये वाले जोन में अगर मिले, तो ये वाला जोन ना इंप्रूविंग वाला जोन है, कि ये वाले जोन में आपको मिल जाए, एंड देन यू विल राइड दिस। अगर आपको ये मान लो कि ये वाली इंडस्ट्री लीडिंग है और आपको यहाँ पे कोई स्टॉक्स मिल रहा है जो लो रिस्क एंट्री में मिल रहा है, तो वो तो स्टॉक लेट हो गया इस इंडस्ट्री के हिसाब से। तो आपको इंप्रूविंग वाली इंडस्ट्री और उसमें से इंप्रूविंग वाले स्टॉक्स, या फिर उसमें से लीडिंग वाले स्टॉक्स, ये भी चल सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना के आप स्कैन करो। तो ये मैंने फिल्टर्स तो नीचे लगा लिया, देन आई गो वन बाय वन की एयरलाइन हो गया, एयरलाइन में मेरे को ये सेटअप दिख रहा है अभी, ये ऑटो कंपोनेंट हो गया, ऑटो कंपोनेंट में मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये लीडिंग में है, दिखा रही है, और उसके नीचे मेरे को हाँ, उसके नीचे अगर मैं देखूंगा तो ये इंप्रूविंग वाले, मैंने जो फिल्टर्स लगाए थे कि 500 मार्केट कैप, 30 डे वाला एवरेज जो वॉल्यूम है, वो अगर मैं इसको 50,000 करता हूँ, 50,000, तो ये हो गए। और फिर उसके बाद में मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंप्रूविंग स्टॉक्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट वाली इंडस्ट्री में से, तो ये वाला सेटअप जो है वो मैं देखता हूँ कि मैं इसको जाके फिर एनालाइज करूंगा कि इसमें से कौन से स्टॉक्स है जो मेरे को अच्छी एंट्री दे दे। अभी बेवरेजेस हो गए, राइट। सो ये बेवरेजेस हो गए, उसमें एक स्टॉक दिख रहा है सुधा। सो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ हर इंडस्ट्री में जाके कि कौन से स्टॉक्स हैं जो मेरे को इंप्रूविंग में है। अगर आप सारे इंडस्ट्रीज को ऐसे एनालाइज करोगे तो आपको एक बंच ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे, जिसको आप डिटेल में एनालिसिस करो। इसको एनालिसिस करके फिर आप आपका लिस्ट बना सकते हो, कौन से स्टॉक्स है जिसमें आपको अच्छी एंट्री पॉसिबल मिल सकती है। वो एनालिसिस करके उसके बाद में आपका डिटेल एनालिसिस होगा कि वो कंपनी में क्या क्या हो रहा है, वो कंपनी अपने DBQ मेथोडोलॉजी के हिसाब से कहाँ पे बैठ रही है, और फिर लो रिस्क एंट्री डिमांड के साथ, कंफर्मेशन के साथ। ये अगर आप फ्लो करोगे तो आसान भी होगा स्टॉक्स ढूंढना, और उसको एनालाइज करना भी आसान होगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं ये वाले स्कैन के हिसाब से। ये सिर्फ एक स्कैन हो गया अभी। इसको अगर हटाना है, अभी मान लो आपको कि रिजल्ट सीजन है और आपको फंडामेंटल बेसिस पे स्कैन करना है स्टॉक्स को, तो मैं इंप्रूविंग को हटा दूंगा। मैं बाकी सबको, मतलब 500 और ये मार्केट कैप 500 और 30 डे का एवरेज में 50,000, ये दोनों वैसे ही रखूंगा। और मैं फंडामेंटल में जाऊंगा कि फंडामेंटल्स या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स की, फंडामेंटल्स में मेरे को ROE पॉजिटिव चाहिए, या फिर आप जो भी क्राइटेरिया यूज करोगे वो। और फिर उसके बाद में मैं लगाऊंगा कि सेल्स में और रिप्लेस में और प्रॉफिट में क्या क्या ग्रोथ रही है, उसके हिसाब से लगाऊंगा ये परसेंटेज ग्रोथ। तो मेरे को फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक्स मिलेंगे। फिर आप उसका लिस्ट बनाओ और फिर उसको उसमें देखो कि आपको कैसे लो रिस्क एंट्री मिल रही है। तो फिल्टर्स यूज करना, आप सारे फिल्टर्स एक साथ लगाओगे तो बहुत कम स्टॉक्स आएंगे। अलग अलग फिल्टर्स अलग अलग पर्पस के लिए लगाओ, फिर उसमें से स्टॉक निकालो और फिर उसका लिस्ट बनाओ। आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल।
उसके बाद में आप ट्रेडिंग व्यू में जब बनाते हो ना, तो आप ट्रेडिंग व्यू में यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे ये वाला सेक्शन है, तो आप कहीं भी किसी भी स्टॉक पे क्लिक करके ना आप ऐड सेक्शन कर सकते हो। अभी सेक्शन ऐड करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, मान लो कि आपने यहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज का एनालिसिस किया और सारे इंडस्ट्रीज में से आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स मिले। आप उस इंडस्ट्री का सेक्शन बना लो और उसमें ऐड करो। तो आप जब भी बाद में देखोगे ना, आपको वापस जाके देखना नहीं पड़ेगा कि ये स्टॉक कौन सा इंडस्ट्री का है, आपको यही इसी नाम में ही मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेक्शन 2 किया है, कोई भी मतलब ऑटो कंपोनेंट का सेक्शन मैंने लिखा एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको पता चला कि अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं सेक्शन बना सकता हूँ। और फिर बाद में सिर्फ आपको क्या देखना है, उसके बाद में मैं एक ईज़ी तरीका बताता हूँ। ये आपने लिस्ट बना लिया, आपको सिर्फ रोज़ आके या फिर 2 ढाई बजे आके यहाँ पे सॉर्ट करना है कि किसने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अगर 2 ढाई बजे के बाद भी यहाँ पे आपको उस इंडस्ट्री में कोई स्टॉक्स है जो अच्छा अ, रिटर्न भी दे रहा है और उसके उसमें वॉल्यूम भी है, आई थिंक दैट विल बी योर क्राइटेरिया कि हाँ, मैं इसमें आज कुछ देख सकता हूँ। लिस्ट बनी है, आपने एनालाइज़ किया है, आपने लिस्ट बना लिया, आपने इंडस्ट्री के नाम के हिसाब से लिस्ट बना ली और फिर आप सिर्फ रोज़ आके देख रहे हो कि मैं इसमें एंट्री ले सकता कि नहीं ले सकता। आई थिंक दिस विल बी अ मोर ऑफ अ ऑर्गनाइज़ एंड ईज़ी वे कि आप इसको कैसे एनालाइज़ कर सकते हो। यस। अजय, उस दिन हमें ग्रेविटा के बारे में डिस्कस करना था। हाँ, ग्रेविटा। हाँ, बोलो। ग्रेविटा स्क्रीन अब दिखा, स्क्रीन दिखेगी वैसे जो अब ग्रेविटा में कल की कैंडल और वीकली कैंडल भी ना? आई मीन दिस वीक कैंडल एंड ये वीक वाली कैंडल, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, सो आप बोल रहे थे कि यहाँ पे सेल हुआ है और ये वाला रेड कैंडल आई जो सबसे पहले है जो। ये वाली हाँ जी। यू आर इससे टॉकिंग पहले अबाउट हम दिस वन और दिस वन? या दिस वन यस एग्जैक्टली। हाँ, इससे पहले अगर आप हम देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूसली मतलब डिमांड में कंटिन्यूसली था, इसके ये बेस वाला। पे मैंने इसको बाई किया था। हुँ, बट अभी इमीडिएटली ये जो कैंडल बनी है एकदम से, इसका इसका क्या है, मैंने डेली बेसिस पे देखा है, तो वीकली बेसिस पे अभी राइट। डेली बेसिस पे। तो उसमें क्या हुआ है, उस दिन उनके प्रमोटर ने कुछ 3.43 के नियर अबाउट सेल किया है अपना, और ये कुछ ब्लॉक डील में आया भी है। तो हुँ, बाय बाय जहाँ पे मैंने बाई किया वो 1947 पे बाई किया हुआ मैंने इसको 1947। एग्जैक्टली नियर अबाउट उसी की है अभी। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट है ना, तो निकल जाना इज़ बेटर। डोंट वेट फॉर एसएल क्योंकि रिएक्शन देखो, ये इस सप्लाई ज़ोन से रिएक्ट हो रहा है। इट इज़ एक्ज़ैक्टली कमिंग टू दिस सप्लाई ज़ोन एंड रिएक्टिंग, एंड रिएक्शन भी ऐसे नहीं है कि हल्का-फुल्का रिएक्शन है विथ नो वॉल्यूम, इट हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑन दैट। तो बाकी जो डील हुआ है या फिर आप मेरे को बता रहे थे कि न प्रमोटर्स ने सेल किया एंड समवन हैज़ बॉट, या फिर उल्टा ऐसा कुछ। तो हाँ, प्रमोटर ने एक्चुअली इसको सेल किया है, राइट, और इसने बाई किया है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट वाली। करेक्ट। अगर किसी ने बाय किया है ना, अगर मार्केट में सेल हुआ और मार्केट में बाय हुआ है, तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि समवन हैज़ बॉट। वैसे कैंडल का बिहेवियर भी दिखना चाहिए एंड वॉल्यूम में भी दिखना चाहिए। तो अगर बट आपको जो मोती ओसवाल ने किया है वो बहुत मतलब उन्होंने 25 लाख शेयर बेचे हैं ग्रेविटा के उन्होंने। राइट, और मोतीलाल ओसवाल ने 7.33 लाख शेयर्स जस्ट बाय किए और बाकी में भी ओपन मार्केट में चले गए हैं। हाँ, तो मतलब अगर देखोगे तो सिर्फ ये ट्रांजेक्शन की भी बात करेंगे तो सप्लाई ज्यादा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो है और शायद ना ये मतलब वो है, लेकिन यहाँ पे मेरे को चार्ट पे जो दिख रहा है वो है कि सप्लाई ज़ोन में आके देन इट इज़ गोइंग डाउन या फिर रिएक्टिंग, बेसिकली आई विल कॉल इट रिएक्शन। ये रिएक्शन है क्योंकि ये इट ट्राइड टू होल्ड अप दिस पर्टिकुलर लेवल अबव दिस 6 मंथ्स एवरेज प्राइस, वो 2 बार ट्राई भी किया विद वॉल्यूम। तो उस वीक का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था। बट देन व्हाट हैज़ हैपेंड कि यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम है एंड देन दिस गाय वेंट अप, ये पर्टिकुलर कैंडल ऊपर गई विदाउट वॉल्यूम एंड देन फिर इसके बाद में ये सप्लाई आया है। सो दिस सप्लाई इज कंटिन्यूइंग, ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया एंड योर एडवांटेज इज़ कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो, नहीं चल रहा है। अगर आपको ये कन्विक्शन है कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, तो आप पोज़ीशन लाइट करो, आधा करो, चलेगा। बट एट लीस्ट इफ यू सी समथिंग ऑन द चार्ट, टेक एक्शन, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिख रहा है कि सप्लाई, और ऐसा नहीं है कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम, यहाँ पे नीचे आया है। इट केम डाउन यहाँ पे। यहाँ पे ये सप्लाई ज़ोन से ही रिएक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे नीचे आया एंड यहाँ से बाइंग हो रही है ना,
तो मान लो कि यहाँ पे हमें डिमांड दिख रहा है इस वाले ज़ोन में, हम्म, डिमांड दिख रहा है। अगर ये वाला exactly. डिमांड दिख रहा है तो समवन हैज़ टू होल्ड दिस लेवल। अगर ये लेवल होल्ड करना है किसी को, राइट? तो ये लेवल Exactly. क्या है, आपने बाय किया है यहाँ पे, मान लो ये एनीवेयर दिस वन, ये लेवल जो है ना वो है 25-30% की रेंज। आप इतना तो आपका पोजीशन होल्ड नहीं कर पाओगे ना, आपका ऐसे हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इस ज़ोन में किसी को होल्ड करना है बड़े प्लेयर को जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, तो वो यहाँ से बाय करके ऊपर चले जाएंगे। तो आपको क्या होगा, आपका एसएल हो जाएगा और फिर आपको वो ट्रेड ऊपर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट है तो ट्रेंचेस में करो, फिर आप होल्ड कर सकते हो। अगर नहीं है, तो आप यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज़ अ सप्लाई ऑन द चार्ट। वो प्रीवियस सप्लाई ज़ोन को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अभी प्रीवियस सप्लाई ज़ोन को रिस्पेक्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर रिएक्ट तो हो गया, अगर अगर इसको होल्ड भी करना है ना, तो इसी ज़ोन में उसको 2-3 हफ्ते निकाल के यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ये विल कॉल इट कि हाँ, ये ऊपर गया है, नाउ इट इज़ होल्डिंग अप हियर, और फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा। लेकिन आज के हिसाब से अगर एनालिसिस देखेंगे तो यू शुड बी कॉस्ट टू कॉस्ट है, निकल जाओ, टेक अनदर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इसका आगे क्या मालूम नहीं ना, आगे अगले अगले वीक में या फिर किसी कोई एक ऐसा दिन आता है कि जहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट भी नहीं फेवर कर रहा है और वहाँ पे सेलिंग आई, तो वो स्टॉक 8-10-12% नीचे जाएगा, तो उस टाइम पे ये करना मतलब नहीं रहेगा। Okay, okay, fine. Thank you. या सर यही एंजल वन में बताइए ना सर। एंजल वन मैंने आपको देखा था। 1 मिनट, एंजल वन ऊपर जा रहा है, आपने बोला था ना? कल मैसेज किया था। हाँ, हाँ। और इसमें तो यहाँ पे अगर 3 हफ्ते देखेंगे ना ये, तो ये 3 हफ्ते में डिमांड डेवलप हो रहा है, बट इट इज़ नॉट कवरिंग अप दिस। ये जो सप्लाई है ना, ये अभी भी कवर होना बाकी है। तो मैंने आपको शायद बोला था कि पोजीशन लाइट करो, नहीं तो जितना ऊपर जा रहा है उसको होल्ड करो आरआर बेसिस पे। तो ये जहाँ जितना ना आप प्रॉफिट हो तो आप प्रॉफिट में रहो, और फिर रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिस पे पर या फिर परसेंटेज बेसिस पे उसको ट्रेल करते रहो। ऐसा ये जो डिमांड है ना, ये शायद ये वो वाली है कि यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा 30 मई को। तो वो लोग भी हो सकते हैं जो डिविडेंड के लिए खरीद रहे हैं, पॉसिबल है। 30 तारीख को डिविडेंड है यहाँ पे, वो डिविडेंड वाले लोग भी हो सकते हैं। शायद ये क्या होगा, यहाँ से 30 तारीख के आसपास इस ज़ोन में चले जाए, और इस ज़ोन में चले जाके ये प्रीवियस यहाँ पे 2 बार सेल हुआ है, लेकिन उसमें कुछ खास सप्लाई नहीं थी। यहाँ पे जब भी नीचे आया ना, तो यहाँ से सप्लाई दिख रहा है। ये वाला जो फॉल था, इसमें ये सप्लाई दिख रहा है देखो, ये वाला, करेक्ट? तो यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी क्या है बाबू, कि यहाँ पे ये जो ऊपर जा रहा है ना, वो यहाँ कहीं पे भी जाए, इस वाले सप्लाई ज़ोन तक कहीं पे भी जाए। आप इसको आरआर बेसिस पे और परसेंटेज बेसिस पे ट्रेल करो। नहीं भी रहना है ना, तो भी ये कन्फर्मेशन तो दे ही रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश है। यहाँ पे डिविडेंड है, तो डिविडेंड वाले लोग भी यहाँ पे आएँगे। कुछ लोग यहाँ पे डिविडेंड लेके निकल जाएँगे, आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, और उसके बाद में यहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा। सर प्रीवियस सप्लाई जोन क्या है इसमें? इसमें प्रीवियस कैसे देते हैं उसको, कैसे देते हैं सर? उसके ऊपर निकल गया क्या? नहीं, ये तो ये देखो, ये वाला, ये मान लो कि ये यहाँ पे हमें ये 1, 2 और ये वाले, तो ये वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला ज़ोन था, ठीक है? ये इमीडिएट ज़ोन था। यहाँ पे जो सप्लाई था उसको क्रॉस किया और फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये सप्लाई ज़ोन को भी नहीं देखेंगे, आप देखो कि ये उसका ये जो है, ये वाला यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, तो ये उसका डिमांड ज़ोन था, राइट? ये वाले डिमांड ज़ोन में आके रिएक्ट हो रहा है, बराबर? पहले तो इसको समझो कि ये रिएक्ट कहाँ से होता है। ये प्रीवियस डिमांड ज़ोन से रिएक्ट हो रहा है। डिमांड ज़ोन से जब भी रिएक्ट हो रहा है, तभी उसमें डिमांड दिख रहा है क्या? अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला डिमांड था, ये वाला, वैसे ये वाला डिमांड दिख रहा है क्या आपको, कि यहाँ पे कैंडल तो बड़ी बनी, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ये वाले पूरे ज़ोन में, यहाँ तक ये वाले पूरे ज़ोन में आपको सप्लाई ज़्यादा दिख रहा है, डिमांड कम दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने इस रेंज को तोड़ा है और विथ वॉल्यूम तोड़ा है। ये 3 हफ्ते अगर देखोगे, ये वाला और ये वाला, अभी वाला, तो ये रेंज को तो क्रॉस करके ऊपर गया है, लेकिन इस सप्लाई को अभी तक उसने कवर किया नहीं है। तो शायद यहाँ से क्या हो सकता है, ये कि ये रिएक्शन जो है ना, यहाँ पे आ सकती है रिएक्शन, ये वाले जोन में, जहाँ से पहले सेल हुआ था। लोगों का इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो कि
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये लेवल देखा रहेगा, बराबर है? जिन्होंने ये लेवल देखा है ना कि ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है? तो उन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है। वो लोग कहाँ तक होल्ड करेंगे? वो लोग 20, 25, 30% पे होल्ड करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो ब्रेकआउट ट्रेडर। कुछ लोग यहाँ पे भी करेंगे, उनको दिख रहा है यहाँ पे कि यार हाँ, यहाँ पे एक रिएक्शन आ सकता है, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा कि थोड़ा-सा सेल हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और फिर अगर उसी ज़ोन में 2 हफ्ते, 3 हफ्ते वहाँ पे होल्ड करता है, फिर आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन देता है, तो आपका इस जगह वाला ब्रेकआउट है ना, तो वो काम करेगा। नहीं तो यहाँ पे सीधा-सीधा ऊपर जाएगा और यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कोई ले लेता है, तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम नहीं करेगा क्योंकि ये प्राइस यहाँ से सीधा-सीधा नीचे आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं। यहाँ पे जो सप्लाई है ना, ये लोग है यहाँ पे कि किसी ने और एक चीज़ समझो क्यों रिएक्शन आता है, किसी ने इस ज़ोन में प्राइस लिया होगा, ये वाले ज़ोन में। वो लोग क्या है ना, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है तो होल्ड किए कि यार हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, हम निकल जाएँगे। तो 2 चीज़ें हैं, जिसने यहाँ पे बाय किया है, वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जिसने यहाँ पे खरीदा है, वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। तो 2 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, जो सेल करना चाहते हैं। वहाँ पे रिएक्शन आना ज़रूरी है और आएगा और फिर उसके बाद में अगर ऊपर जाना है, तो वो रिज़ल्ट भी देगा, फिर वॉल्यूम भी देगा, फिर उसके ऊपर जाएगा। आपने अगर इसको नीचे खरीदा है, तो आप आरआर बेसिस पे ट्रेल करो। अगर आपने इसको परसेंटेज बेसिस पे ट्रेल करो। पोज़ीशन लाइट किया है, तो आधा पोज़ीशन होल्ड करो, आधा पोज़ीशन किया होगा, मतलब अगर लास्ट वीक में अपना एनालिसिस के हिसाब से बात हुआ तो। और डिमांड और सप्लाई या फिर उसका ज़ोन जो है ना, वो अपने उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में दिया है, तो एक बार वो अपने कोर्स वाले कंटेंट में चेक करना। सर एससीआई देखिए ना, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2 सर है इसमें, एक सर ये एससीआई, एक सर ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, टीसीआई करके। तो इन दोनों में बेटर कौन है एंट्री के लिए भी? टीसीआई। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो क्या? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट नहीं लाते। लो रिस्क एंट्री ना इसमें बहुत अच्छी लग रही है। दिस इज एससीआई में सर। लेकिन सर क्वार्टरली रिजल्ट सर टीसीआई के साथ ज्यादा बेहतर लग रहा है हमको, टीसीआई के क्वार्टरली न्यूज रिजल्ट आए हुए। इसमें मैं कैसे देख रहा हूँ ना इसको, ये ना एक प्रीवियस डिमांड जोन में आया है वापस, ये वाला प्रीवियस डिमांड जोन में है और यहाँ पे डिमांड जोन का जो रिएक्शन है ना, ये काफी अच्छा है। ये तो और ये क्या है, यहाँ पे इतने सारे वीक वो होल्ड कर रहा है, उसके बाद में हमें ये उस वीक जो भी वीक में होल्ड कर रहा है, अभी यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो सिर्फ एक बार यहाँ पे एक पॉपअप दिखा है सप्लाई का, बट ओवरऑल अगर देखोगे तो सप्लाई है नहीं। डिमांड है इसमें। जस्ट जो यहाँ पे आया है, यहाँ पे होल्ड किया है, वो एक प्रीवियस डिमांड जोन था। अगर यहाँ पे डिमांड जोन में आके हमें इस कंफर्मेशन के साथ वो दे रहा है, तो यहाँ पे चांस है कि ये वापस उसके ये वाले लेवल तक जा सकता है, जो प्रीवियस मतलब रिएक्शन आएगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन आ सकता है, यहाँ पे रिएक्शन आ सकता है, लेकिन जाने के चांसेस है या ये वाले। और इसको डिटेल में अगर एनालिसिस करेंगे तो देखो एससीआई है ना, एससीआई में सिर्फ वो है अपना वैल्यूएशन वाइज ये है, और आरओई आरओसी थोड़ा कम दिखा रहा है कंपेयर टू टीसीआई। जी जी। इसमें बहुत अच्छा है, इसमें दिस इज वेरी नाइस बेसिकली। तो इसमें अगर इसमें रिजल्ट बेसिस पे डिमांड आपको दिखा रहा है, अगर रिजल्ट बेसिस पे आपको डिमांड दिखा रहा है ना, तो डेफिनेटली। लेकिन एक चीज और देखो, अगर रिजल्ट इतना अच्छा है तो और एक चीज देखो कि यहाँ से इसमें सर डिमांड घटता हुआ दिख रहा है इसमें। और यहाँ से जहाँ पे रिजल्ट अच्छा है वहां पे हेवी डिमांड है नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉपअप दिख ही नहीं रहा। तो जो एक अजम्पशन बोलते हैं ना, फिर आगे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे स्टॉक ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे डिमांड है नहीं। सो दिस इज कम्प्लीटली ये, अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो इसी जोन में ये वाला पॉसिबल है कि ये वापस यहाँ पे आए, लेकिन इसी जोन में आपको डिमांड डेवलप होते हुए दिखना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये इसका एक चार्ट का
बिहेवियर बता रहा है कि प्राइस कंसोलिडेट करे या फिर यहाँ से रिजल्ट है अच्छा, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा है और उस रिजल्ट को सब लोग मान रहे इंस्टीट्यूशन की ये अच्छा है, तो फिर वहाँ यहाँ पे डिमांड नहीं है, वो डिमांड यहाँ पे दिखना चाहिए। जो डिमांड आपको ये इसमें दिख रहा है, CSI में, SCI में दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये दिस इज लाइक अ कंफर्मेशन कि हाँ इंस्टीट्यूशन में कोई है जिसको लग रहा है कि ये रिजल्ट अच्छा है या फिर ये कंपनी कुछ अच्छा आगे कर सकती है। सो ऑन द नोट ऑफ कंफर्मेशन कि रिजल्ट कैसे लिया है, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है और ये पहले हो रहा है इन कंपैरिजन विद TCI। अगर TCI में रिजल्ट अच्छा है और आगे कुछ होने वाला है तो उसमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके Yeah. सर एक और है सर, हाँ रेडिंगटन इसमें सर हमने सर एंट्री बना रखी है सर 275 पे। कौन सा? रेडिंगटन नहीं समझा। आप ये दे दोगे कौन सा स्टॉक? रेडिंगटन, हाँ रेडिंगटन लिमिटेड, स्पेल आउट करोगे? REDDING, रेडिंगटन। हाँ रेडिंगटन, ये हाँ ये ऊपर वाला सर। ठीक से सुन। हाँ तो यहाँ पे आपने एंट्री कहाँ पे ली है? सर मैंने 272 पे ली हुई है सर, बिल्कुल नेक टू नेक है मेरा। बहुत हाई रिस्क एंट्री है। आपने ब्रेकआउट पे लिया है क्या या फिर? हाँ सर मैंने ब्रेकआउट पे लिया। तो नहीं, ये एंट्री गलत है। ये ना इस जोन में वापस कहीं पे आता है तो अच्छा बनेगा। ये एक तो रिस्क मैनेज नहीं है और आपने 272 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही है अभी आप। हाँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे है तो निकल जाओ, क्योंकि यहाँ से वाला चांस बनता है। दो चीज है पॉसिबिलिटी। देखो मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ निकालने के लिए। आपने शायद इसी वीक में लिया है ये। हाँ सर इसी लिया है। हाँ तो अगर आपने इसी वीक में लिया है ना, तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी क्या है ना, एक स्विंग कंप्लीट हुआ है। मार्केट 2 हफ्ते में पहले बता रहा था कि 2 हफ्ते मार्केट साइडवेज नहीं तो थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, तो उस केस में ये स्टॉक नीचे आएगा। मार्केट सेंटिमेंट आपके फेवर में है नहीं अभी। अगर आपने इस जोन में लिया रहता ना कहीं पे, तो ये वाले जोन में कहीं पे आपके साथ मार्केट सेंटिमेंट फेवर में था, फिर ये डिमांड के जोन में आके उसने ब्रेकआउट किया था। आपकी ये एंट्री है ना, ये बहुत ही हाई रिस्क एंट्री, मतलब यहाँ पे एंट्री बनती है। तो आप मेरे हिसाब से कॉस्ट टू कॉस्ट हो तो निकल जाओ। ये स्टॉक कहीं पे आपको नीचे मिले तो ले लेना, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी इसमें, इसी स्टॉक में, कि ये इस जोन में 2-3 हफ्ते ट्रेड करे और फिर आपको कुछ वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन दे। जैसे आप ना हमेशा ये वाले पैटर्न या फिर ब्रेकआउट वाला जो है ना, आप हमेशा ये ढूंढा करो कि जैसे ये वाला हो गया, एक जोन उसने क्रिएट किया। मान लो कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर आया है, उसने ये वाला जोन क्रिएट किया, उसने ऊपर आया, ये वाला जोन क्रिएट किया। अब ब्रेकआउट तभी काम करेगा ना कि इसने 3-4-5 हफ्ते यहाँ पे निकाले, लेकिन यहाँ से ऊपर जा रहा है तब आपको कुछ कंफर्मेशन दे रहा है, डिमांड का कंफर्मेशन की बात करो, तब वो ब्रेकआउट काम करेगा। आप यहाँ से यहाँ जा रहा है स्टॉक और आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ले रहे हो ना, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने टाइम ही नहीं बिताया, उसके पास डिमांड का कंफर्मेशन ही नहीं कि यहाँ से रेंज बनाए फिर वो यहाँ से ऊपर जाए। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे भी देखो, ये वाला जोन था जहाँ पे वो बार बार जाके नीचे आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन आया ना, यहाँ पे 1-2-3 हफ्ते ऊपर गया, यहाँ से एक सडनली नीचे आया। देखो अगर डेली में देखोगे तो ये एक सडनली रेड कैंडल आपको दिख जाएगी, ये वाली, और फिर वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये हो गया ना ब्रेकआउट आपका, कि जो डिमांड के साथ आपको डेली पे देखोगे तो डिमांड के साथ कंफर्म करेगा, एंड देन इट गिव दिस। सर एंट्री सर वीकली को देख के बनानी है कि मतलब डेली को देख के बनाना है? एनालिसिस वीकली पे और एंट्री और एग्जिट डेली पे। तो मेरे हिसाब से तो ये शायद रीडिंग क्या था, देखो 4 तारीख को लिस्ट में रेडिंगटन 23 अप्रैल को है ना। मैंने जहाँ पे आपको मैं जिस जोन की मैं एंट्री का बात कर रहा हूँ ना, मैंने उस टाइम पे इसको एनालाइज किया था। तो इसमें देखो 28% का गेन दिया, तो आप एंट्री उस जगह पे
ट्राई करो बनाने का कि जैसे आपको यहाँ पे है या फिर ब्रेकआउट भी देख रहे हो तो ये वाले जोन में अगर कंफर्मेशन के साथ एंट्री देता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। क्या अलग तेरा वो था ना, हाँ अलग, तूने पूछा था कि वो सब सारे स्टॉक्स आरएस पॉजिटिव है क्या, तो हाँ वो आरएस पॉजिटिव है स्टॉक्स, उसमें 123 इज द बेस कि एक 123 डेज का आरएस पॉजिटिव डेटा लेते हैं, दैट इज अगेन वो 6 महीने का एवरेज। तो एक्चुअली वहां पे अंडर परफॉर्मिंग क्यों दिखा रहा है? कहाँ पे अंडर परफॉर्म? टूल, अरे टूल इज डिफरेंट देन आउट परफॉर्मेंस। वहां पे ना टूल में इट कंसिडर्स एवरीथिंग, व्हेन इट इज गोइंग अबव वो डिमांड सप्लाई भी देखेगा, वो ट्रेंड भी देखेगा, एंड देन इट विल शो यू कि इज इट ट्रूली आउट परफॉर्मिंग और इट इज नॉट आउट परफॉर्मिंग। तो वो एक बार एक कौन से स्टॉक्स है वो एक बार लिस्ट आउट कर दे, मैं जाके चेक करके मैं तेरे को अपने उसमें डाल दूंगा कि एग्जैक्टली वहां पे क्या बिहेवियर है और क्यों वैसे दिखा रहा है। ओके, मैंने ऑलरेडी दो एग्जाम कौन सा भेजे। स्टॉक था? सॉरी, कौन सा स्टॉक था? एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैंने व्हाट्सएप किया था। वाबाग हिंद रेक्टिफायर, हाँ हाँ 123 ही है, ठीक है मैं ये चेक करता हूँ इसको क्या है। एंड हिंद रेक्ट हाई रेक्ट। ठीक ओके, ठीक है। ओके, एक क्यूपिड का क्वेरी ले सकते हैं? हाँ बोलना। सो क्यूपिड का रिजल्ट बहुत वैसे खराब है, फिर भी देयर इज वेरी स्ट्रांग डिमांड एंड इट्स स्टिल गोइंग अप। खराब है मतलब क्या खराब देखा है तुमने इसमें? एक सेकंड, व्हाई आर सेइंग कि बहुत खराब है? एक सेकंड, एक मिनट लैपटॉप। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट खराब है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट इज गुड। नहीं मतलब व्हाई क्या खराब है, व्हाट इज इट कि तेरे को टूल के बेसिस पे बोल रहा है तू? सेल्स थोड़ा डाउन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है, और इवन ईपीएस इज डाउन। Sales 66 versus 61. Operating profit margin 51% to 30%. ओके EPS is 0.89 और 0.43. मेरे को ना यहाँ पे क्या दिख रहा है चेंज थोड़ा इसमें, मतलब क्यों दिख रहा है समझ में? ओके समझा हाँ ठीक है। हाँ मैं एक्चुअली नंबर्स में मैच नहीं कर रही थी इसके लिए। हाँ तू क्या बोल रहा था? सॉरी YOY और QNQ वाले डेटा। QNQ is exceptional अच्छा नहीं है, पर QNQ is good. ओके पर ये YOY वैसे डाउन है, यानी ऑलमोस्ट हाफ है EPS, प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट एक 35-40% डाउन है, सेल्स थोड़ा कम है। नहीं अल्लाह तेरा डेटा मेरा डेटा मैच नहीं हो रहा। क्यूपिड का देख रहा है तू? हाँ क्यूपिड का मैं स्क्रीनर पे देख रहा हूँ। क्यूपिड प्राइस 104 दिखा रहा है, रुक मैं स्क्रीनर पे देखता हूँ। तो 104 ही दिखा रहा है।
सेल्स का नहीं, करंट प्राइस 104। एक सेकंड ना। आई मीन जस्ट टू कंफर्म कि नंबर्स मैच हो रहे हैं। हाँ 104 करेक्ट। ये ना स्टॉक में और एक चीज है, इसमें प्लेस परसेंटेज 40% है। हाँ राइट। नहीं तो वो तो ठीक है, यानी जो ठीक है, समझा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि वाई तेरा डेटा जो है वो तू बता रहा है कि कम हुआ है, लेकिन वाई कम नहीं हुआ है। स्क्रीनर पे वो दिखा रहा है कम है। क्या है स्क्रीनर पे, क्या दिखा रहा है? सेल्स इज 66 मार्च 24 मार्च 25 61। नहीं तो तेरा वही मैं बता रहा हूँ, कुछ गलत डेटा दिखा रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीनर पे क्यूपिड का डेटा देख रहा हूँ, तो मेरे को ये दिखा रहा है कि क्यू अगर देखेंगे तो दिसंबर 24 में 55 था, मार्च 51 था, मार्च 25 में 61 है। सेल्स की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। और अगर ईयर ऑन ईयर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर में मेरे को सेल्स में तो मार्च 24 में 171 दिखा रहा है, 171। और मार्च 25 में 203 दिखा रहा है। हाँ मनीष, वारी बघूया आपण। तू व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? हाँ व्हाट्सएप पे भेज। एक्चुअली मोबाइल वो उधर कनेक्टेड है, तू इसी पे भेज, राइट साइड में चैट बॉक्स में। मैं मोबाइल पे हूँ ऑनलाइन, मेरा नहीं वेबसाइट तो अपने उस पे डाल, ग्रुप पे अपने, नहीं तो टेलीग्राम में डीएम में डाल चलेगा। हाँ टेलीग्राम में डाल दो। टेलीग्राम पे इस पे डालो अपने। हाँ चले। हाँ ये क्यू मैच हो गया मेरे को। ये दे, ईयर ऑन ईयर वाला तू दे, तेरा मैच क्यों नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस वाला दे। ओ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस 171 201 203 है। हाँ तो पर हम लोग जो क्रॉस चेक करते हैं, जैसे मैं जनरली जो क्रॉस चेक करता हूँ वो क्वार्टर्स चेक करता हूँ। ये क्वार्टर्स तो देखने हैं, अभी ईयरली भी रिजल्ट आए ना, तो वो भी तो देखेंगे ना। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि होल्डिंग पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशंस वो 8 क्वार्टर्स का रहता है, तो वाई परफॉर्मेंस तो वो देखेंगे ना कि ईयरली परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ईयरली आरओसी पे क्या उनका उन्होंने क्या काम किया, ओके प्रमोटर्स ने होल्ड किया, वाई देखना ही चाहिए, Right. देखना ही चाहिए। मतलब क्या है, क्वार्टर, एक बात समझ कि वाई इज लाइक इन्वेस्टमेंट और क्यू इज लाइक मोमेंटम। तो वो क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम क्या देख रहे हैं, वैल्यूएशन या फिर परफॉर्मेंस बेसिस पे फंडामेंटल्स में क्या देख रहे हैं, आरओई आरओसी। राइट आरओई आरओसी तेरे को ईयरली मिलेगा, राइट ओके करेक्ट। और फिर वो डिसाइड करता है कि कंपनी कैसी है, क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है, परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है, वैल्यूएशन क्या जा रहा है ना, ऑल दोस अदर फैक्टर्स व्हिच वी डिस्कस। राइट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेरे को मोमेंटम मिलेगा ना कि अच्छा एक कंपनी अच्छी है बट उसके बीच वाले क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट आया है, सो दैट्स अ मोमेंटम फॉर देम। फिर उसमें जाके हम भी देखेंगे कि हमें लो रिस्क एंट्री कहाँ मिलेगी। ओके मेरा गलती हुई से हो रही थी, मैं हमेशा देखता था तब क्वार्टर्स पे मार्च 24 टू मार्च 25 और दिसंबर 24 टू मार्च 25। नहीं ऐसा मत कर। और ये हमने वाई और क्यू वाले में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि वाई हमें देखने क्यों चाहिए कि जो सीजनल स्टॉक्स है, राइट तो वो उस वाले उसमें ज्यादा परफॉर्म करेंगे, जैसे फर्टिलाइजर्स है जो अभी मानसून के सीजन में चलेंगे, राइट ज्वेलरी स्टॉक्स है जो उस वाले सीजन में चलेंगे, तो उनको क्या है, उनके सीजन में कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, कंपैरिजन ऑफ दैट क्वार्टर विद द प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर, ओके उस सीजन में उन्होंने कितना सेल किया वर्सेस ये सीजन में उन्होंने कितना सेल किया, करेक्ट इज देयर अ ग्रोथ, क्योंकि बीच वाले क्वार्टर्स तो सबको मालूम है कि ये उनका सीजन ही है, तो कम परफॉर्म करेंगे। राइट अंडरस्टूड ना, ये हमने आई थिंक वी डिस्कस दिस कि सीजनल स्टॉक्स के लिए एंड व्हाई वी नीड टू सी वाई हाँ या ठीक है इन दिस केस यहाँ पे दिख रहा है कि वाई में यू नो देयर इज अ ग्रोथ, एंड देन फिर उसके बेसिस पे ये केस भी देख कि देयर आर टू केसेस ऑलवेज, कि पहले डिमांड आता है एंड देन रिजल्ट, या फिर पहले रिजल्ट आता है एंड देन डिमांड। सो दिस वाज एक्सपेक्टेशन, ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पे बिफोर रिजल्ट, ये वाला राइट डिमांड वाज डेवलपिंग इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड क्वार्टर, करेक्ट इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रिजल्ट, तो वो फुलफिल हुआ, तो इवन आफ्टर रिजल्ट इट वेंट अप। राइट अगर वो फुलफिल नहीं होता तो वो नीचे आता, वो एक प्रीमियर एक्सप्लोसिव है, उसका रिजल्ट खराब आया, तो
एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि उसमें बहुत अच्छा ये मिले। करेक्ट। अगर देखें सर, सी दिस वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ कि सब लोगों को लग रहा था ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड दिस वाज द एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे रिजल्ट खराब आया है। यस। रिजल्ट खराब आया तो इफ यू गो ऑन डेली एंड चेक कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सी यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग तेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे ये हो रहा है, सो दैट एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ तो इट इज गेटिंग सोल्ड आउट। अभी ऐसे होगा कि नहीं होगा कि इतना सारा इतना बड़ा क्वांटिटी है, कोई सेल करेगा या फिर नहीं, तो व्हाट दे विल डू कि यहाँ पे रुकेंगे, देखेंगे अगला क्वार्टर क्या आता है, देन देयर विल बी अ सेल। राइट। क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी वो सिर्फ वीक में या फिर एक क्वार्टर में वो नहीं करेंगे सेल, है ना। एंड देन दिस वाज अ डिमांड जोन आल्सो, अच्छा बिहेवियर था यहाँ से। आई विल शो यू। इसका एग्जैक्ट तू जो बोल रहा है वो है कि देयर वाज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, ये जो रिजल्ट का टाइम था इसका, ये वाला राइट। इसके पहले डिमांड डेवलप हुआ इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ कि रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आया एंड देन इट वेंट अप। करेक्ट। राइट, सो टू केसेस ऑलवेज कि डिमांड विल डेवलप फर्स्ट एंड द रिजल्ट विल कम लेटर, और रिजल्ट विल कम फर्स्ट एंड देन सरप्राइज विद दैट रिजल्ट डिमांड विल फॉलो। तो हमें दोनों कंफर्मेशन का जरूरत है, डिमांड एंड वो रिजल्ट। जो SCI और TCI का डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें भी यही सेम चीज हो रहा है कि अगर रिजल्ट बहुत अच्छा है तो डिमांड क्यों नहीं दिख रहा है, राइट, है ना। और अभी दूसरे स्टॉक में कंपैरिजन क्या हो रहा था कि डिमांड डेवलप हो रहा है, राइट। तो इन द एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये आगे कुछ अच्छा क्वार्टर करके दे सकता है। हमें क्या करना है ना, व्हाई वी नीड टू फॉलो दिस लो रिस्क एंट्री, कि हम इस जोन में एंट्री ले रहे हैं। राइट, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, अगर मान लो कि यहाँ पे रिजल्ट खराब भी आता है, इट विल ड्रास्टिकली कम डाउन बट इट विल नॉट हर्ट यू। राइट, हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे या फिर लो रिस्क में निकल जाएगा तुम्हारा, राइट। है ना। तो दैट्स द थॉट। एक मिनट और वारी, लेट्स टेक वारी एनर्जीज। मनीष, वारी एनर्जीज में ना हाउ आई सी दिस कि ये जो मेटल सेक्टर में हुआ ना कि टेरिफ वॉर की वजह से मेटल सेक्टर हर्ट हुआ, और फिर उसमें वापस अभी रिकवरी आ रही है जस्ट बिकॉज कि कुछ स्टॉक्स है कि जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है। आई थिंक वारी इज वन ऑफ देम कि ये यूएस के न्यूज के बेसिस पे ये सेल ऑफ हुआ है, बट फॉर अस इट इज एन इन्वेस्टमेंट। और आप अगर जाके चेक करोगे इन डिटेल, मैंने उसका एनालिसिस किया, तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट बाय द न्यूज जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वॉर, मतलब ट्रेड जो, या फिर उसके ऊपर जो चार्जेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं यूएस ने जो लगाए, वो वारी पे नहीं अफेक्ट कर रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पैनिक सेलिंग की ये न्यूज आया और उसमें वारी है, तो यहाँ से एक सेल ऑफ हुआ है। इफ यू नोटिस यहाँ पे एक प्रीवियसली रिएक्शन भी आया था, सेम जोन में आके रिएक्ट हो रहा है। सो आई थिंक द बिगर गाइज आर टेकिंग एन एडवांटेज कि यहाँ पे सेल ऑफ हो जाए और उनको क्वांटिटी ज्यादा मिले। हमने जानबूझ के 2 ही ट्रेंचेस ऐड किए, तीसरा किया नहीं है, जस्ट टू सी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, जिस फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट बेसिस पे हम उसको लिए है, क्या वो अगले क्वार्टर में भी सेम रिजल्ट देता है, एटलीस्ट सेम रिजल्ट नहीं, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट नहीं भी दिया, तो इज इट कंटिन्यूइंग होल्डिंग दिस रिजल्ट। अगर वो भी हो गया ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस फॉर दिस स्टॉक की यहाँ से ऊपर चले जाए, एंड देन वी विल ऐड नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने दो, वी विल ऐड देम। अभी हम जल्दी नहीं करेंगे कि हमारे 2 या तीसरा ट्रेन ऐड करेंगे, वी विल कीप होल्डिंग इट। बहुत ज्यादा नीचे हो रहा है, लेट्स से मैंने ये अलर्ट लगा के रखा है, ये वाला अलर्ट लगा, यहाँ पे अगर जाता है नीचे तो वी विल रिड्यूस अपना 1/3 पोजीशन, 2 ट्रेंचेस ऐड किया, 1 ट्रेंच कम कर देंगे, वी विल सी व्हाट हाउ इट बिहेव्स एंड देन
हम प्रोएक्टिवली उसको कैसे मैनेज करें। बट एज ऑफ नाउ कंपनी इज गुड, रिजल्ट्स आर गुड। इट इज ओनली कि वो जो न्यूज़ आया है उसके बेसिस पे एक दिन का रिएक्शन था। और एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो इट वेंट डाउन ऑन डेली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट वेंट डाउन, लेकिन रिकवरी भी उसमें काफ़ी अच्छी हुई। इट्स नॉट होल्डिंग अप कि 10% नीचे होल्ड किया है या फिर 10% नीचे सेल होके यहीं पे क्लोज किया है। इट इज लाइक कि यहाँ पे आया है देन इट्स गोइंग अप अगेन। तो एक एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता रुक के देखेंगे कि क्या बिहेवियर करता है। अगर अगले हफ्ते में भी हमें देखने को मिला ना कि ये इस जोन के नीचे आ रहा है, तो वी विल रिड्यूस आवर पोजीशन। हम एक पोजीशन, एक ट्रेंच को कम कर देंगे। बट बेस्ड ऑन कंपनी एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन डिमांड बेसिस और रिजल्ट बेसिकली, तो उस बेसिस पे ये बहुत अच्छा चल रहा है। लेट इट बी। हम जल्दी नहीं करेंगे इसको, पैनिक नहीं सेल करेंगे। ओके, और मेरा एक क्वेश्चन था कि ये निफ्टी के जो स्टॉक्स, निफ्टी जब अप जाती है तो वो कैसे जाते हैं? नॉर्मली निफ्टी के जो 50 स्टॉक होते हैं उनका रिजल्ट का जो रेशियो है वो अच्छा आता है तभी वो निफ्टी ऊपर जाती है। अगर उनका रिजल्ट खराब आएगा तो नीचे आती है, राइट? वापस पूछो, मतलब जैसे यहाँ से ऊपर गई निफ्टी। हाँ, ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पे निफ्टी के जो भी करंट जो वाया का रिजल्ट आ रहा है, राइट। अगर निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उनका रिजल्ट अच्छा आएगा या फिर वो उनका जो अर्निंग रेशियो है वो ज्यादा रहेगा तभी वो निफ्टी को पुश कर सकते हैं। अगर उनका रिजल्ट खराब आता है या फिर वो सही नहीं चलते तो निफ्टी वापस नीचे आएंगे। निफ्टी ना एक 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है और उसमें भी 10 या 12 कंपनी है जो 10-12 भी बहुत होगी, लेकिन अगर मान लो कि 10 कंपनी है, 12 कंपनी है जो हेवी वेट्स है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निफ्टी के, तो उन्हीं के बिहेवियर के बेसिस पे निफ्टी चलेगा। अब ये एफएनओ वाला इंडेक्स भी है निफ्टी, और वो स्टॉक जो निफ्टी में है वो भी एफएनओ वाले स्टॉक्स है। जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये इंडेक्स को बढ़ाने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए या फिर नीचे लेके आने के लिए कैश में बाइंग या फिर कैश में सेलिंग करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके एफएनओ पोजीशंस रहते हैं। मतलब एक केस बताता हूँ कि किसी इंस्टीट्यूशन ने निफ्टी का कॉल खरीद के रखा है। वो खरीदते नहीं है, वो शॉर्ट कर देते हैं, मतलब वो पुट सेल कर देते हैं। तो मान लो कि उनका बुलिश व्यू है। उनका बुलिश व्यू कंफर्म होने के लिए उनको क्या चाहिए? निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। और निफ्टी ऊपर कैसे जाएगा? तो एचडीएफसी, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, ये सारे जो इन्फी, ये सारे जो स्टॉक्स है हेवी वेट्स, वो अगर ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा। तो वो लोग क्या कर, उनका बिहेवियर क्या है कि पहले वो उनके पुट जो है, कॉल और पुट में से पुट जो है वो सेल करेंगे, मतलब बुलिश व्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद में वो लोग जाएंगे कैश पे, मतलब इक्विटी में वो लोग एचडीएफसी, रिलायंस, फिर ये जो हेवी वेट्स है उसको बाय करेंगे। वो उसको बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा। मतलब उन्होंने जो इंडेक्स में पोजीशन बनाई है वो वैलिडेट करने के लिए ये कैश में बाइंग करेंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा है जो ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं। वो उसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर वहां पे जाके उनके पुट के पोजीशंस जो है वो क्लोज करेंगे प्रॉफिट में, क्योंकि उन्होंने नीचे सेल किया था, ऊपर जाके उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। वो सेल करेंगे और वहां पे वो कैश जो पोजीशन बनाई थी वो सेल करेंगे, तो वापस वहां से निफ्टी रिट्रेस हो जाएगा। तो इट इज मोर ऑफ अ क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन की वो पोजीशंस क्या बने क्या नहीं है, कंपेयर टू बाकी जो आपको दूसरे स्टॉक्स जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स नहीं है ना, उसमें ये मैनिपुलेशन बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन निफ्टी वाले स्टॉक्स में बहुत देखने को मिलेगा, बिकॉज ये उसके पीछे का बहुत सारा डेटा उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए चाहिए। अब रियल ग्रोथ जो है ना, रियल ग्रोथ मार्केट की, ये सिर्फ निफ्टी को सेंटिमेंट देखेंगे। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो आप जो बोल रहे हो वो लॉजिक सही है कि वाईओवाई रिजल्ट, जैसे बजाज फिनसर्व का ये वाला रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन आप बजाज ग्रुप का लास्ट 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट देखोगे ना, बहुत अच्छा है। तो वही निफ्टी फाइनेंस वाले इंडेक्स को भी ऊपर लेके जा रहा है और वो अपने निफ्टी को भी पुश कर रहा है। एचडीएफसी बैंक या फिर बैंक वाले जो 2-3 स्टॉक्स है जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो अगर उनमें देखोगे तो वही 2-3 स्टॉक्स है जो पुश कर रहे हैं निफ्टी को, बाकी सारे स्टॉक्स नहीं है। तो ऐसा कंपेयर नहीं करेंगे कि 50 स्टॉक्स में से मान लो 30 स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा आया तो निफ्टी ऊपर जा सकता है। ये कैलकुलेशन निफ्टी में नहीं चलता है। वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो बेटर है, क्योंकि निफ्टी को मैनिपुलेशन में और उसको, मतलब आप और मैं बहुत बड़े पोजीशंस लेके नहीं चलते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो 6 महीने 3 महीने वाला पोजीशन क्रिएट करते हैं कि 3 महीने में निफ्टी मेरे को, एग्जांपल अभी यहाँ पे 25,000 चल रहा है, तो उनका व्यू रहेगा कि निफ्टी का मैं 26,000 का व्यू है मेरा 6 महीने में।
5 महीने में, तो उसके हिसाब से वो 3, 4, 5 महीने का ऑप्शन वाला पोजीशन बना के रखते हैं और फिर उसके हिसाब से ये 3-4 महीने में निफ्टी को मैनिपुलेट करते रहेंगे। वीकली अगर आप देखोगे तो वीकली निफ्टी का एक्सपायरी जो रहता है एफएनओ का, वो थर्सडे को रहता है, तो हमेशा थर्सडे को निफ्टी में एक बड़ी मूवमेंट आएगी, तो वो आइदर डे एंड में आएगी, नहीं तो फर्स्ट हाफ में आएगी, जो हम 97 मिनट का फॉलो कर रहे हो। आप 4 कैंडल देखोगे तो किसी एक कैंडल में आपको बड़ी मूवमेंट दिख जाएगी, तो क्यों? क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है, तो उनको पोजीशंस मैनेज करना है या फिर प्रॉफिट में क्लोज करना है। तो उनमें जैसे एक कॉल बाय करता है कोई और एक कॉल सेल करता है कोई, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में चलता है, वो उनके पोजीशंस 500-500 करोड़ रुपए की रहती है एफएनओ में, तो कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा, वो हमेशा सुनने को मिलता है। देखो टीवी पे कि आज एफआईआई ने नुकसान में बेच दिया, वो उनका बदला लेंगे 2-3 दिन में, तो ये जो चलता है ना, वो बड़े लेवल पे बड़े पैसे पे चलता है, तो इसके लिए वो मैनिपुलेशन पे ऐसे ही करते हैं कि पहले क्या पोजीशन बनाएंगे एफएनओ में और फिर कैश में उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो एफएनओ स्टॉक्स और निफ्टी वाला पर्टिकुलरली इंडेक्स वाले स्टॉक्स है ना, ये थोड़े से मैनिपुलेटेड ही है, जो आपको कंफ्यूज करेंगे। कोई भी निफ्टी वाला स्टॉक, निफ्टी इंडेक्स वाला ना कंट्रीब्यूशन वाला स्टॉक उठा के देख लो, उसका वॉल्यूम और डिमांड सप्लाई जो है ना, वो अपने बाकी स्टॉक्स में दिखता है वैसे नहीं दिखेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन मैं पूछना चाहता था कि ये जो निफ्टी के जो स्टॉक का रिजल्ट अगर अभी अच्छा आता है तो निफ्टी आगे जाएगी, क्योंकि उसको अर्निंग रेशियो चाहिए 6% ज्यादा। अगर वो नहीं मिलता है तो निफ्टी वापस रिट्रेस हो गई या फिर यहीं पे जैसे कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। रियल ग्रोथ है ना, रियल ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ होगी तो ही निफ्टी की ग्रोथ है, कि ये लॉजिक बिल्कुल सही है कि रियल ग्रोथ उसी में होगी कि अगर मान लो कि 4-5-10 स्टॉक्स है जिसमें अर्निंग्स अच्छा है और वो निफ्टी के इंडेक्स वाले स्टॉक्स है, तो डेफिनेटली उसमें बाइंग होएगी तो निफ्टी इंडेक्स पे फर्क पड़ेगा उसका, वो ऊपर जाएगा। अगर नहीं आती है तो वो नीचे आएगा, ये बेसिक लॉजिक बिल्कुल सही है और ये ऐसे बिहेव भी करेगा। लेकिन जितना क्लीन आपको बिहेवियर बाकी स्टॉक्स में, नॉन एफएनओ स्टॉक्स में दिखेगा, उतना क्लीन बिहेवियर आपको निफ्टी और निफ्टी वाले स्टॉक्स में नहीं दिखेगा। लेकिन लॉजिक बिल्कुल सही है कि वो चाहिए रियल ग्रोथ के लिए, अर्निंग्स रियल ग्रोथ के लिए चाहिए, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। जो एक हम हीरो मोटोकॉर्प देख सकते हैं एक बार। कौन सा? हीरो नॉइज बहुत है, क्या नाम है? हीरो HERO, हीरो मोटोकॉर्प। इसका मतलब अभी जो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम चेक करेंगे, ये तो ईयर की चेक करेंगे तो वो भी इनका अच्छा आया हुआ है सारा, और अभी अगर देखेंगे तो डिमांड भी अच्छा है चार्ट के अंदर में। हाँ, यहाँ पे डिमांड अच्छा एक्चुअली है ना, लिस्ट में भी आया था, मैं शायद इसको लिस्ट में नहीं आया था ये। और अगर देखें तो 4423 के नियर अबाउट एक जोन बनता है इसका डेली बेसिस में, मतलब उसके पास में दूसरी बार आ रहा है ये, अगर और अभी डिमांड भी ज्यादा है अगर देखा जाए तो, अगर ये उसको क्रॉस करने के लिए वहां पे एक अच्छी कैंडल दिखता है, मे भी उस जोन में इसको बाय किया जा सकता है। ये देखा जाए तो काफी ऊपर से नीचे आया है, नियर अबाउट 6000 के नियर अबाउट से अभी 442 के नियर अबाउट चल रहा है। इसमें ना डिमांड चार्ट पे अगर देखेंगे तो डिमांड काफी अच्छा है, ये वापस उसके प्रीवियस डिमांड जोन में आके रिएक्ट हो रहा है एंड विद कंफर्मेशन रिएक्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से ना ये यहाँ पे कंसोलिडेट होके ऊपर जाना चाहिए। इसका एक ही है जो मैं ये देख रहा हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाले जो रिजल्ट्स है ये वाला, तो ये 2 बैक टू बैक क्वार्टर है जो सेल्स में थोड़ा सा निगेटिव जा रहा है। वाई अगर देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी है वाई वाली। सेल्स में है थोड़ा डाउन है सेल्स, तो ये बट वो कंडीशन अगर सेल्स कम है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट कैसे ज्यादा रहते हैं? क्या मैंने बोला अगर सेल्स कम हो रही है तो प्रॉफिट कैसे ऊपर जा रहा है मेरा? तो उसका 2 रीजन हो सकता है, एक तो ऑपरेटिंग मार्जिन में ग्रोथ होनी चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आपने ऑपरेटिंग कुछ पहले से नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है और वो सिस्टम इम्प्लीमेंट नया जो है इम्प्लीमेंटेड, वो अगर आपको जनरेट प्रॉफिट करके दे रहा है सेम सेल्स में या फिर थोड़े कम सेल्स में, तो प्रॉफिट ज्यादा बन सकती है। ये एक रीजन हो गया, नहीं तो अदर इनकम। तो ये दोनों में से कुछ तो हो सकता है कि अदर इनकम में कुछ आया है क्या, वो देखना पड़ेगा कि अगर सेल्स कम हो रहा है और फिर भी प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अदर इनकम में कुछ आया है क्या, वो एक अदर इनकम में दिखा रहा है। अदर इनकम में अगर हम क्वार्टरली टू क्वार्टरली देखेंगे तो दिसंबर में 306 था और अभी 345 है।
हाँ, मतलब लेकिन क्या होता है कि अगर अदर इनकम जो है ना वो देखना पड़ेगा। ये अगर अदर इनकम वन टाइम है ना, हाँ, ये अदर इनकम ज़्यादा है, करेक्ट। तो अदर इनकम को भी हम मतलब एज ए प्रॉफिट मान के चलेंगे। अदर इनकम को क्या होता है, अदर इनकम इज़ वो नॉन सस्टेनेबल है। अदर इनकम कंटिन्यू ग्रोथ नहीं देगा शायद, कि मेरे हिसाब से सेल्स इज़ द रियल ग्रोथ। और उसके साथ अगर आप बाकी चीज़ें देख रहे हो कि सेल्स बढ़ रहा है और फिर उसके साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो देन दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि अदर इनकम आपका कोर बिज़नेस छोड़ के अदर इनकम से पैसा आ रहा है। वो ये कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। हाँ, नहीं, और वो भी है कि वो सस्टेनेबल नहीं, वो आपका कोर बिज़नेस है ही नहीं, है ना? तो आपका कोर बिज़नेस ही है जो आपको पैसा कमा के देना चाहिए। अगर वहाँ से कुछ हो रहा है तो ही है, लेकिन अगर ये सेल्स मैं अगर इसको देखूँ तो वाई-ओवाई वाली अगर सेल्स देखेंगे, तो वाई-ओवाई वाले सेल्स में के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे डिमांड जो डेवलप हो रहा है और यहाँ पे जो कंसोलिडेट होगा ना, तो ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड भी अच्छा है, वाई-ओवाई रिजल्ट भी अच्छा है। जिस तरह से आप और मैं देख रहे हैं इसको ना कि अदर इनकम अच्छा नहीं है, ये और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा और आपका अंडरस्टैंडिंग या फिर नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा, नॉलेज नहीं, इन्फॉर्मेशन बोलूँगा ना, वो लिमिटेड है कंपेयर टू इंस्टीट्यूशंस। उनके पास भर-भर के इन्फॉर्मेशन है इन डिटेल कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। तो ये एक अर्ली साइन है कि आगे कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि तभी जाके ऐसा डिमांड डेवलप होगा। तभी जाके वो वाई-वाई वाला जो एक्सपेक्टेड था, अभी आप बोलो यहाँ से रिट्रेस हुआ, यहाँ से ऊपर गया स्टॉक। रिजल्ट तो इधर आया ना, लेकिन ऊपर तो यहाँ से गया है। डिमांड तो यहाँ से क्रिएट हुई है। मतलब देयर इज़ समवन हू नोज़ कि क्या रिजल्ट पॉसिबल है आने का। तो उसने बाय करके रखा था। अगर उसने इस क्वांटिटी में बाय किया है, तो आई थिंक दैट गाय विल ट्राई टू प्रोटेक्ट कि ये प्राइस ना नीचे जाए। उसको क्योंकि आगे का और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। अभी एक बार इसको आप उसमें करना, डेली में करना। इस तरह से भी करना है। जैसे क्या हुआ डेली में, आपको क्या देखना है? एनी अदर स्टॉक गाइस? तो ये 442 मींस हाँ, कि ग्रे मोटो की बात कर रहे हैं। 4423 वाला जो जोन है, 44 23 ये, एग्जैक्टली। हाँ, और अगर यहाँ पे ये अभी दोबारा एक कैंडल के साथ में, ग्रीन कैंडल के साथ में, डिमांड के साथ में, अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो हमें वहाँ पे मिनिमम एक टेस्ट ऐड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, डेफिनेटली। हैरी, आप नए हो, वेलकम। अरे डिमांड सप्लाई का डेटा जो साइट पे शो कर रहा है 6 मंथ में, डिमांड सप्लाई देखते हो। हाँ, करेक्ट। सो हैरी, ये जो वो है ना डिमांड सप्लाई वारी का जो आप बोल रहे हो ना, तो 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ, 6 मंथ 3 मंथ में लॉजिक क्या है कि दो क्वार्टर और एक क्वार्टर का डेटा, उसमें हमें पॉजिटिव होना जरूरी है। उस बेसिस पे अगर कहीं पे लो रिस्क एंट्री मिलती है और सप्लाई कम रहता है, तो हम एंट्री, और इन्वेस्टमेंट बेसिस पे रिजल्ट अच्छा आता है तो हम एंट्री ले सकते हैं उसमें। ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। यही डिटेल्स उसमें है जो हम कोर्स में डिस्कस करते हैं या फिर वन ऑन वन में डिस्कस करते हैं कि क्यों हम वैसा कर सकते हैं, क्या उसके पीछे रीजन है। और वो क्या है ना, वो एक पॉइंट में समझाने जैसा नहीं है कि मैंने एक पॉइंट बता दिया और फिर वो समझ गया। उसके लिए क्या, इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम कोई स्टॉक देखते हैं ना, उसका देखने का तरीका या फिर उसका देखने का व्यू ही डिफरेंट है। उसमें क्या, क्यों हम ट्रेंचेस में लेते हैं, कहाँ पे ट्रेंचेस होने चाहिए, और उसके पीछे और क्या क्या लॉजिक या फिर उसके पीछे और क्या क्या थॉट है। तो डिमांड सप्लाई 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ कंपलसरी पॉजिटिव होनी चाहिए अगर हम स्विंग के लिए ले रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं ना, तो उसके पीछे रीजन है कि हम 6 मंथ 3 मंथ में क्या देखेंगे, 1 मंथ में क्यों और क्या देखेंगे, ऐसा।
लेकिन इन्वेस्टमेंट में फोकस है कि फंडामेंटल्स अच्छे हो, रिजल्ट अच्छे हो, उसका 6 मंथ 3 मंथ पे कंफर्मेशन हो। ये रीजंस है कि हमने उस पे ट्रेंचेस ऐड किए, नॉट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। या इज इट डन? एनी अदर स्टॉक क्वेरीज और वी कैन क्लोज द सेशन? चलो, good one guys, thank you so much. I hope this is helpful and let's connect next weekend again. कुछ बीच में क्वेरी है तो ग्रुप पे डाल दिया करो। Okay, see you, bye bye, see you next week.